आज हम इस वीडियो में बच्चों गद्य गरिमा के अध्याय 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में साहित्यिक परिचय और रचनाएं ही पूछा जाता है, परंतु संक्षिप्त जीवन परिचय भी आवश्यक हो जाता है देना, और उसका इस जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं से संबंधित मैंने प्रारूप बनाया है। इसी प्रारूप के अनुसार आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो इस प्रकार है। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका संक्षिप्त जो परिचय है वह इस प्रकार है। जन्म सन 1919 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु से, लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य। भाषा इनका क्या है, विषय और भाव के अनुरूप है। शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। इनका जो मृत्यु हुई है, निधन सन 2005 ईस्वी में। अब इनका साहित्यिक योगदान जो बिंदुवार है, नंबर 1 में है श्री रेड्डी जी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। दूसरा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं। दूसरा है हिंदी उत्तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। तीसरा जो है भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अगला है कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। अब इनकी रचनाएं हैं। अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध, बिलगु दारुल तेलुगु लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ये आपका पूरा इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं हो गया। इसी प्रारूप से आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने इसके पहले और दूसरे गद्यांश के से संबंधित प्रश्नोत्तर PDF के रूप में मैंने आपको पास भेजा था। उसके अलावा जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां जो अवतरण है, उसका एक साथ मैंने उसका प्रारूप बनाया है उन गद्यांशों का, जो इस प्रकार है, और इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो तीसरा जो अवतरण है वह है भाषा स्वयं संस्कृति का। ये गद्यांश है, आवश्यकता है, यहाँ तक है, संकेत हमने बता दिया है। इसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। अगला जो प्रश्न है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसका उत्तर है संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। इसका उत्तर है उपर्युक्त गद्यांश में भाषा को संस्कृत का एक अभिन्न अंग मानते हुए उसकी सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों। इसका उत्तर है भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है।
अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कथन है कि किसी भी स्थान की भाषा और संस्कृति में अभिन्न संबंध होता है। यद्यपि किसी स्थान की संस्कृति वहाँ की परंपराओं से उत्पन्न होती है, किंतु उसमें परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता का गुण होता है। इसलिए संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। अतः इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति परिवर्तनशील और गतिशील है। अगला प्रश्न है, किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती हैं? उसका उत्तर है, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती हैं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं हैं? इसका उत्तर है, सांस्कृतिक हलचलें भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किसके लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है? उसका उत्तर है, नए प्रयोगों तथा नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, नंबर 1, संस्कृत भाषा का एक अटूट अंग है। दूसरा है विशेषता, संस्कृत परंपरा से निश्चित होती है। तीसरा है, संस्कृत परिवर्तनशील और गतिशील है। अगला जो प्रश्न है 10वां, संस्कृत की गति किसके फलस्वरूप और अधिक तीव्र हो जाती है? इसका उत्तर है, संस्कृत की गति को विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप होने वाले नित नए आविष्कार और अधिक तेज कर देते हैं। अब अगला जो चौथा अवतरण आपका, उसका संकेत इस प्रकार है, यहाँ से और यहाँ तक है। कहाँ से कहाँ तक का है ये संकेत मैंने दिया है। भाषा की साधारण, फिर है कहाँ होती है, ये वाला है, यह है इसका। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक भाषा और आधुनिकता, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा प्रश्न है, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? इसका उत्तर है, भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। तीसरा प्रश्न है, अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? उसका उत्तर है, अविकृत ढंग का आशय बिना किसी विकार के अर्थात मूल रूप में, और मूल प्रकृति का आशय मुख्य स्वभाव है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? इसका उत्तर है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार उसको शुद्धता प्रदान करके ग्रहण करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार शब्द के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, इसीलिए शब्द भाषा की मूल इकाई है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है। किसी भाषा का विकास शब्द के स्तर से ही आरंभ होता है। अगला जो गद्यांश है, पांचवा इस प्रकार उसका संकेत है, कभी कभी अन्य से लेकर के निर्भर करती है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसका आप तीसरे अवतरण का पहला प्रश्न उत्तर जो है वो उसका मैंने लिखा है, उससे आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक का कथन है कि कभी कभी अपनी संस्कृतियों अथवा सभ्यताओं से अलग दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव भी हमारी संस्कृति पर पड़ता है। हमारे देश में समय समय पर भिन्न भिन्न जातियों का आगमन होता रहा है। उनके संपर्क में आने से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। इस प्रकार अन्य संस्कृति एवं अन्य जाति की परंपराओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द उस भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है, भाषा की सजीवता के लिए यह आवश्यक है कि भाषा में भिन्न भिन्न बोलियों के शब्दों का प्रयोग हो तथा उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार भाषा किस प्रकार समृद्ध होती है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार नवीन शब्दों के लिए अपनी भाषा में यदि उसका पर्यायवाची शब्द न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि नवीन शब्दों के ग्रहण करने से भाषा की भाव संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है, जिससे हमारी भाषा समृद्ध होती है।
अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता अन्य विभिन्न संस्कृतियों और अन्य जातियों की भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करने से आती है। अगला जो संकेत है, छठवां जो गद्यांश है, वह उसका संकेत इस प्रकार है, नए शब्द से लेकर के प्रदान करना है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो तीसरे अवतरण का पहला प्रश्नोत्तर आपको देखना होगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, इस रेखांकित अंश में लेखक ये बताना चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य केवल आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुसार नए शब्दों के बना लेने से अथवा उसका प्रयोग कर लेने मात्र से ही भाषा का विकास समझने लगते हैं, परंतु उनकी यह धारणा उचित नहीं है। वरन भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि नए पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन शैली प्रणालियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को अपने व्यवहार में प्रयोग करना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तीसरा प्रश्न है, किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है? इसका उत्तर है, भाषा को आधुनिकता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? इसका उत्तर है, आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है? इसका उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने नए पारिभाषिक शब्दों, नए मुहावरे, नवीन शैली प्रणालियों पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं? इसका उत्तर है, भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसे आधुनिक बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राण तत्व क्या है? इसका उत्तर है, भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। इसके अभाव में उसका शीघ्र ही अंत हो जाता है। अब सातवां जो संकेत है, सातवां जो गद्यांश है, वह उसका संकेत इस प्रकार है, नवीनीकरण से लेकर के विचार कर सकें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। चौथे अवतरण का पहला प्रश्नोत्तर है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, विद्वान लेखक ने भाषा के मुख्य कार्य पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि भाषा का प्रमुख कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, अर्थात भाषा इतनी सहज और साफ सुथरी हो कि विचारों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है वह सरलता से समझ में आ सके। यदि भाषा में सुस्पष्टता तथा निर्देशित करने की क्षमता नहीं है तो वह भाषा अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, अर्थात उसकी गतिशीलता का गुण समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, किन विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरकाल जीवी नहीं होती? उत्तर है, सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता के अभाव में भाषा चिरकाल जीवी नहीं होती। चौथा प्रश्न है इसका, सार्थकता और उन्मुक्त का शब्दार्थ लिखिए। तो सार्थकता शब्द का अर्थ है सार्थक होने का भाव, अर्थवान या अर्थ सहित। उन्मुक्त का अर्थ है आजाद या स्वतंत्र। पांचवा प्रश्न है, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विचार करने का क्या आशय है? इसका उत्तर है, पूर्वाग्रहों से मुक्त विचार करने का आशय पूर्व निर्णय किए विचारों से मुक्त होना है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भाषा का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, नए शब्दों के निर्माण के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना है? इसका उत्तर है, नए शब्दों के निर्माण के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला है, नवीन शब्दों की रचना करते समय हमें अपने हठ और आग्रह को छोड़ना होगा। दूसरा है, शब्द की मूल आत्मा क्या है तथा उससे किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा है, शब्दों के प्रयोग की सार्थकता पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो अब लास्ट जो आठवां आपका संकेत है
जो अवतरण है वह इस प्रकार है। वह अवतरण है, यदि यह नवीनीकरण यहां से लेकर के कुठाराघात होगा, यहां तक है। अब इससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंश का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? इसका उत्तर है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। दूसरा प्रश्न है, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर है, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर जनता उससे दूर बनी रहेगी और भाषा अपनी गतिशीलता छोड़कर मृतप्राय हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, कुठाराघात का आशय कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होने से है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे के बीच संवाद स्थापित करते हैं, एक दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। इसलिए भाषा के प्रयोग की व्यापकता पर ध्यान देना होगा। आम जनता किस प्रकार भाषा के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर रही है, जितना अधिक वह अपने व्यवहार में भाषा का प्रयोग करती है, उतना ही अधिक वह गतिशील और सजीव रहती है। अब लास्ट प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बच्चों, आपको ये ध्यान यहाँ देना है कि ये राजीव प्रकाशन जो किताब आपकी है, जो चल रही है, उसी के सारे गद्यांश के प्रश्नोत्तर थे। पहले और दूसरे गद्यांश का जो प्रश्नोत्तर था वो पहले ही हमने भेजा था। तीसरे से लेकर के 8वें गद्यांश तक का ये प्रश्नोत्तर पूरा और जीवन परिचय आपका यहाँ पर पूरा होता है।